नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा 1008 पर आप समय समय पर सामाजिक व पारिवारिक मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें आप देखते रहते हैं। मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं मौजूद हूँ हल्का गोवाना के एक गांव में। यहाँ पे जो है एक ऐसी घटना सामने आई है जो मतलब शब्द ही नहीं है आज के इस घटना के बारे में किस तरह से बताएं। लेकिन जो बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के षड्यंत्र में फंसे हुए हैं, जिनके घर परिवार बर्बाद हो चुके हैं। एक ऐसा मामला जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये मेरा अपना खुद का मानना है। जो काफ़ी देर जो है इस परिवार से जो हमने बात की है, जो पूरा मामला जो है हमने सुना है, कहानी पूरी सुनी है। मामला ऐसा है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मेरे साथ जो अंकल जी आप देख रहे हैं, इनसे बात करने से पहले थोड़ा सा मैं मामला आपको बताता हुआ चलूँगा कि पूरा जो मामला क्या है। उसके बाद जो है इनसे बीच बीच में मैं पूछता रहूँगा कि किस टाइम पे क्या कुछ घटना घटी है। मैं आपको बता दूं, इनके बेटे जिनका नाम उमेश था, 31-32 वर्ष उसकी उम्र, लगभग 5 साल पहले जो है उसकी शादी ज्योति नाम की एक लड़की से होती है, जो सोनीपत ज़िला की जो रहने वाली थी, एक गांव की। इनका एक बेटा भी है जो लगभग 4 साल के करीब जिसकी उम्र है बेटे की। बताया जा रहा है कि अभी 2022 में, जनवरी 2022 में वो एक शादी में गए हुए थे, दोनों पति पत्नी और उनका बेटा। अपने उमेश जो है किसी फ्रेंड के घर पे किसी शादी के फंक्शन में गया हुआ था, साथ में अपने बीवी बच्चों को लेकर वो गया था। वहाँ पे जो है एक फोटोग्राफर आया हुआ था उस शादी में फोटोग्राफी करने के लिए। वो पंजाब से बताया गया है, कोई सरदार जी थे, वो पंजाब से आया हुआ था। तो आप ये देखना, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो आंखें बंद करके किसी के ऊपर भी जो हम भरोसा कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि भाई इससे जो है मुलाकात होगी, उसको फिर अपना दोस्त बना लेते हैं, फिर घर में उसका आना जाना हो जाता है। और उसके बाद जो आप देखना कितनी बड़ी घटना को अंजाम वो दे देता है। जिस सरदार जी को उमेश ने एक शादी में एक फोटोग्राफर के रूप में वो उसको मिला, उसके बाद उनकी बातचीत हुई, और जो हमें जो पता लगा है वो बातचीत भी उनकी ऐसी हुई कि उन्होंने कुछ फ़ोटो वगैरह उससे शूट करवाए सरदार जी से। और वो फ़ोटो, अब बात ये आई कि वह फ़ोटो को वो भेजे कैसे, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे के फ़ोन नंबर उन्होंने ले लिए। उसके बाद वो फ़ोटो भेजने के बहाने से लगा लो या कैसे भी उनको मेल की हो या व्हाट्सअप वगैरह किए हो या किसी भी तरह से, वो फ़ोटो जो भेजने वाला जो मामला था, उस दौरान उनकी आपस में फ़ोन पे बातचीत होने लग जाती है, उमेश की और सरदार जी की। उसके बाद सरदार जी की और उमेश जी की बातों बातों में दोस्ती बन जाती है। दोस्ती ऐसी बन गई कि कभी कभार सरदार जी जो है ज्योति से भी बात करने लग जाता है। वो एक दोस्त हो गया, वो उसकी दोस्त की बीवी होगी, उससे भी वो बातें करने लग जाता है। अब बातें धीरे 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 बढ़ती चली जाती हैं। बढ़ने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि जो उमेश है वो अपनी ड्यूटी पे गया हुआ था। वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, टीचर था, ड्यूटी पे गया हुआ था, और पीछे से सरदार जी घर पे आ जाते हैं। हम फिलहाल गांव में बैठे हैं, लेकिन उमेश था जो वो शहर में रहता था। माँ बाप जो है गांव में रहते हैं, बाकी परिवार गांव में रहता है। उमेश अपने बच्चों को लेके शहर में किराए पे किसी मकान में वो रहता था। वहाँ पे सरदार जी आ जाते हैं, और ज्योति ने उमेश के पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे जो हैं ये सरदार जी आए हुए हैं घर पे, आप आ जाओ। अब यहाँ से जो आगे का जो मामला है वो एक बार मैं अंकल जी से यहाँ से मैं पूछूंगा कि उसके बाद उमेश ने जो है इनको भी वो घटना बताई थी कि भाई ऐसे ऐसे सरदार जी घर पे आए हुए थे। एक बार तो मैं यही जानना चाहूँगा अंकल जी, और आपके जो है साथ इस तरह की जो घटना जो हुई है, जो परिवार का इकलौता बेटा जो इनका था, वो चिराग जो घर का, वो इन्होंने खोया है। हम सबसे पहले तो भगवान से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन बुज़ुर्गों को इतना हौसला दे, इतनी ताकत दे, ताकि जो है आगे की जो ये ज़िंदगी है, आगे की ज़िंदगी जो है मतलब एक हौसले के साथ ये जी सकें। क्योंकि एक पोता भी है, 4 साल का एक पोता है। वैसे तो कुछ बचा नहीं है आगे, क्योंकि इकलौता बेटा था, लेकिन एक पोता है। अब जैसे भी करके बुज़ुर्ग हैं, पोते को जो है पालेंगे, उसी में जो है अपने बेटे का जो रूप
ये देखेंगे उसी को, भाई 4 साल का है, कब वो बड़ा होगा, कब जवान होगा, कब इनकी सेवा करेगा, वो एक बहुत लंबा समय है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इन बुजुर्गों को ताकत दे। अंकल जी, जब जो मामला जो उसने बताया उमेश ने, तो जो सरदार जी जो घर पे आया था उसके बारे में मैं एक बार जानना चाहूँगा, क्या कुछ बताया था भाई सरदार जी, क्या करने के लिए आया था वहाँ पे, जो पीछे से जो रूम पे गया है ज्योति ने उमेश के पास फ़ोन किया है, उस दिन के बारे में 1-2 शब्द में जानना चाहूँगा, क्या करने के लिए वो आया था वहाँ पे? इसका तो नहीं पता जी हमको क्या करने आया था। आपको उमेश ने क्या बताया? उमेश ने ये बताया था कि पापा पंजाब का एक फोटोग्राफर है सरदार जी, और वो मेरा दोस्त है, शादी में आया था, वो तो आपने बता दी। मगा ठीक है भाई, बोला वो भी गरीब परिवार का है, 2 उसकी बहन हैं, वो अकेला है, माता पिता गुजर चुके हैं उसने, और बोला ठीक ईमानदार लड़का है, ठीक अपनी कमाई कर रहा है, ये बताया था। अच्छा, उस दिन क्या करने आया था वो नहीं बताया उसने? ये नहीं बताया। अच्छा, उमेश की भी 2 बहनें हैं, आपकी 2 बेटियां हैं? हाँ जी, 2। एक उमेश था? हाँ जी, सेम सिचुएशन थी सरदार जी की और उमेश की। उमेश की भी 2 बहनें हैं, सरदार जी की 2 बहनें थी। कैसे भी लगा लो, एक भावनात्मक रूप से दोनों जुड़ जाते हैं। उसके बाद जो है धीरे धीरे मुलाकात ज़्यादा बढ़ती गई। उसके बाद उसका घर पे फिर आना हुआ या नहीं आना हुआ, उन बातों का ना तो उमेश को पता लगा, ना ही अंकल जी को पता लगा, ना बाकी परिवार के किसी सदस्य को पता लगा। लेकिन जैसा कि इस परिवार ने हमें बताया है वो मैं आपको बताऊँगा थोड़ा सा, कि 1-2 बार जब उमेश ड्यूटी से घर आया तो ज्योति को उसने फ़ोन पे बात करते हुए देखा। तो जब वो ड्यूटी से आता तो ज्योति फ़ोन काट देती और साथ ही वो नंबर डिलीट कर देती। क्या कुछ ऐसा ही था? ऐसा था जी, नंबर वो डिलीट कर देती। हाँ जी, नंबर तो ये बातें उमेश ने आपको बताई कभी? हाँ जी, बताया। क्या कुछ बताया? उमेश ने ये बताया कि मैं जब स्कूल से आता हूँ तो ज्योति फ़ोन कर रही है, और जब मैं आता हूँ तो वो फ़ोन बंद कर देती है और बातों डिलीट कर देती है। मैंने उससे कहा भाई तू मतलब पीछे से क्यों फ़ोन कर रही है, जिसके पास तेने फ़ोन करना हो तू मेरे सामने कर, मैंने कोई एतराज़ नहीं। क्योंकि पढ़े लिखे थे दोनों, एमएससी किए हुआ था उमेश, और ज्योति भी एमएससी, दोनों एमएससी थे, काफ़ी पढ़े हुए थे। ऐसी बात भी नहीं थी भाई कोई ऐसी इस तरह की बात हो, बुद्धि ना हो, पढ़े लिखे ना हो। लेकिन वो कहते हैं कि बुद्धि पर जब पत्थर पड़ते हैं तो वो पता नहीं किसकी बुद्धि पे कब पत्थर पड़ जाएं और किस घटना को जो है वो अंजाम दे दे। उसके बाद बातें इस तरह की होती चली गई। उसने उमेश ने घर पे बता दिया कि ऐसे ऐसे ये कर रही है। तो आप लोगों ने कभी ज्योति को समझाया इस बारे में कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप? उमेश की माँ ने उमेश से कहा कि भाई मैं इस बारे में ज्योति से बात करूंगी और उसके कहूंगी भाई तू मतलब किसी दूसरे आदमी से बात क्यों करती है, फ़ोन क्यों करती है, तेने शादी से पहले जो कुछ किया वो तो किया, लेकिन अब तो शादीशुदा है। शादी के पहले का पता लगा था कुछ? उसका हमने नहीं पता था जी उसका। अच्छा, वैसे नॉर्मल उसमें कह दिया उसने, नॉर्मल वे में बोल दिया उसको? हाँ हाँ, भाई ठीक है अब तू शादीशुदा होगी और बच्चा हो गया तेरे, अब तू गृहस्थी होगी। अच्छा, ये जो है उमेश की माँ ने कहा ज्योति को या नहीं कहा, या वैसे लड़के उमेश को कहा था कि मैं ज्योति को इस बारे में कहूंगी, लेकिन उमेश इस बारे में कहने से नाट गया। वो कहने लगा भाई ज्योति ऐसी नहीं है और कोई क्या कहने की जरूरत है नहीं माँ, वो ठीक से, और तुम गांव में बैठे हो, शहर में ऐसे मतलब यार दोस्तों के फ़ोन तो चलते रहते हैं। उसने ये बात बताई। तो भाई ये धीरे धीरे ये बातें जो है बढ़ती चलेगी। अब आते हैं मेन मौके की जो बात है, वो है 1 तारीख की, जो भी जो 1 तारीख जो गई है 1 अक्टूबर की। 1 अक्टूबर को जो है ऐसी घटना घट जाती है कि 1 अक्टूबर शनिवार का दिन था। रात को जो है उमेश की बॉडी मिलती है गोहाना के पास, एक अप्रोच रोड पे उसकी बॉडी मिलती है। वो कैसे वहाँ पे बॉडी पहुँची, क्या कुछ मामला था, उस दिन उमेश के साथ क्या घटना घटी है, वो एक बार हम अंकल जी से जानने की कोशिश करेंगे। शनिवार वाला जो 1 तारीख वाला जो मामला है, वो जो दिनचर्या थी, एक बार वो मैं जानना चाहूँगा, दर्शक जानना चाहते हैं कि 1 अक्टूबर को सुबह से लेकर और जब बॉडी मिली उस दिन जो है क्या कुछ हुआ था, उमेश कहाँ पे गया हुआ था और वहाँ पे जो है वो कैसे पहुँचा। 1 तारीख को शनिवार के दिन
उमेश रोहतक ये ड्राइविंग लाइसेंस के उसमें मतलब ट्रेनिंग सेंटर में गया हुआ था। वो सुबह 7 बजे घर से निकल लिया था। वो कहने लगा था कि आज मेरी मतलब स्पेशल मतलब क्लास लगाएगी और ये 9 से 4 या 5 बजे तक लगती है। ठीक है। उसके बाद हमको कोई पता नहीं था। उमेश ये फिर हमको ज्योति ने बताया रात को, क्यों रोजाना वो मतलब शाम को 9 बजे के आसपास घर पे आ जाता था। उस दिन वो 9 बजे घर पे नहीं आया तो ज्योति ने हमारे को फ़ोन किया कि पापा आज उमेश आया नहीं और ना ही मतलब उसने फ़ोन उठाया। तो फिर हमको भी मतलब ये डर लगने लगा। वे रात अंधेरी होती जा रही है और लड़का घर पे नहीं आया। हमको भी शंका होती चली गई जी। तो उसके बाद फिर उसने हमारे पास कितने बजे फ़ोन किया फिर? 10 बजे ज्योति ने फिर 10 बजे फ़ोन किया। क्या बताया फिर आपको? ज्योति ने हमको बताया कि पापा घर पे आया नहीं उमेश और ना ही मतलब फ़ोन मिला। उसको बार बार फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा। तो फिर मैंने भी फ़ोन किया यहाँ गांव से और 3-4 बार फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन नहीं मिला। फिर मैंने ज्योति को कहा वे तू जो जिस किराए के मकान में रहती है उस मालिक से अपने अंकल से कहो कि वो गाड़ी ले है उसके पास और वो बाईपास पर देख आए। हो सकता है कोई एक्सीडेंट वगैरह कहीं हो गया हो। हाँ जी। तो वो फिर वो गाड़ी लेकर चला जाता है। एक उसका लड़का होता है साथ में। तो फिर ज्योति के पास फिर फ़ोन आवा। अच्छा। ये 12:15 बजे के आसपास की बात है। उसने मेरे को बताया कि ये मारा अंडरपास से किसी अप्रोच रोड पे उमेश की डेड बॉडी पड़ी है। अच्छा, ज्योति के पास किसका फ़ोन आया? फ़ोन आया या वैसे उसने कुछ वैसे कहानी बनाई या फ़ोन आया था किसी का? ये तो नहीं पता जी हमको। लेकिन आपको ज्योति ने बताया? उमेश के फ़ोन से कह रही है वो के फ़ोन आया था। अच्छा, आपको बताया ज्योति ने? रात को? हाँ। कितने बजे? 12:15 बजे। 12:15 बजे। आप यहाँ गांव में थे? हाँ जी। उसके बाद फिर आप लोग वहाँ पे मौके पे पहुँचे जहाँ पे बता रहे थे? हाँ जी। अच्छा। जो सिचुएशन उसने बताई वो बिल्कुल वैसी ही निकली। वहीं पे जो जगह बताई थी उसी जगह पे बॉडी मिली? हाँ जी, वहीं पर मिली। उस बॉडी के पास ना उसका स्कूटर था, ना उसका पर्स था, ना उसका हेलमेट था। और वो जो मोबाइल फ़ोन जो बता रहे थे वो? ना वो फ़ोन था उसका। वो फ़ोन भी नहीं था। बॉडी किस हालत में थी? बॉडी आदमी जैसे सीधा लेटता है सोने के लिए ऐसे, एक हाथ सिर के नीचे था, एक हाथ सीधा था और बिल्कुल सीधा। कोई चोट का निशान? ना कोई चोट का निशान था। कोई हाथों पे पैरों पे कोई खरोंच नहीं था। कपड़े बिल्कुल ठीक थे। बटन वगैरह कुछ टूटा हुआ नहीं था कोई। बाद में फिर उसको पलट के देखा गया तो उसके सिर पर यहाँ एक निशान था। अच्छा, सामने से कोई निशान दिखाई नहीं दिया? बॉडी को पलटा तो सर पे जो निशान था पीछे? यहाँ निशान था पीछे और वो पता नहीं वो डंडा मारा कि रॉड वगैरह से हमला होया था। अच्छा, पुलिस उसी मौके पे बुलाई फिर आपने? पुलिस हमने उसी मौके पर बुलाई। अच्छा, बॉडी को जो है वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचा दिया होगा, मोर्चरी हाउस? बॉडी को हॉस्पिटल पहुँचा दिया था। अच्छा, ज्योति को फिर आप लोग यहाँ पे गांव में लेके आए? गांव में लेकर आए जी ज्योति का। अच्छा, ज्योति का कैसा व्यवहार था उस टाइम पे जब लेके आए यहाँ? ज्योति का व्यवहार ये थोड़ा थोड़ा वैसे शुभ कर रही थी या वो नाटक कर रही थी। बाकी उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो जैसे आदमी मतलब अब तेरा पति मर गया उसको कोई शौक नहीं, इसका कोई शौक ऐसा मालूम नहीं हुआ। अच्छा, अगले दिन जो है फिर संडे के दिन हॉस्पिटल से आप लोग बॉडी ले आए, दाह संस्कार करवा दिया गया। दाह संस्कार हो गया। अच्छा, उसके बाद ये सब खुलासा कैसे हुआ? उसके बाद खुलासा ये हुआ जी 4:30 बजे के आसपास उसके 2 दोस्त आए। उमेश के? कहाँ से थे वो? गांव में यहाँ पे आते हैं वो टीचर थे या कौन थे? वो उसके कॉलेज के दोस्त थे। उनको पता लग गया भाई ऐसे ऐसे उमेश के साथ ऐसे घटना घट गई तो वो घर पे आते हैं। क्या कुछ बताया उन्होंने फिर? उन्होंने ये बताया कि शाम के 7:18 पे उमेश का फ़ोन आया मेरे पास। छारा वाले लड़के ने बताया, रितु ने। उसने बताया कि
उमेश ने ये पूछा कि भाई तू अपने कमरे पे है। उसने बताया मैं अपने कमरे पे नहीं हूँ, मैं थोड़ी दूर जा रहा हूँ। तो उमेश कहने लगा भाई मैं तेरे पास आऊँगा और सिक्योरिटी भी यहीं खड़ी करूँगा और रुकूँ भीगा। उसके बाद न तो फिर कोई फ़ोन आया और न ही मैंने उसके पास फ़ोन करा। उसके बाद फिर ये 8:51 पे फिर मेरे फ़ोन पे एक उसका मैसेज आया। उस मैसेज में उसने एच लिख के और फिर लिखा 25-25। उमेश ने मैसेज किया अपने दोस्त के पास, एच लिख के 25-25। 25। अच्छा फिर स्टार बनाया, फिर 05। अच्छा उसके बाद फिर कुछ नीचे टी बताओ के, अच्छा। फिर उसने नीचे लिखा WEV। उसके बाद आगे मैसेज खाली रह गया। ये पता नहीं वो उस टाइम पे कोई मुसीबत में था, अपने दोस्त के पास मैसेज देकर क्या संदेश पहुंचाना चाह रहा था। उसके बाद में उसका फ़ोन फिर छीन लिया गया, वो बताने नहीं पाया। अच्छा अच्छा, हो सकता कोई गाड़ी नंबर कुछ हो सकता है। हाँ ये हो सके है, या हड़बड़ाहट में कुछ गलत शब्द लिखा गया हो, मतलब इस तरह की। अच्छा ये बताया था किसके साथ हूँ मैं? हाँ उसने ये बता दिया था वो छारा वाले लड़के को। हाँ फिर उसने मतलब सरदार वो बताया, उसने पूछा अगर भाई तू इस टाइम कहाँ पे है? बोले मैं बाड़न बैठा हूँ। अच्छा। एक पंजाब से सरदार मेरा दोस्त आया हुआ है और उसके साथ मतलब बैठे हम। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा सरदार वाली बात का तो आप लोगों को वहाँ से पता लगा कि भाई वो सरदार जी जो है आए हुए थे। अच्छा आपका शक गया होगा क्योंकि सरदार का जिक्र पहले घर पे हो चुका था कि भाई सरदार जी ऐसे ऐसे रूम पे आया है, ऐसे ऐसे दोस्त बना है, फोटोग्राफर है पंजाब से। आप लोगों की जो है नॉलेज में थी ये बात पहले, तो सीधा शक उसी पे गया या कुछ और कहीं भटके? ना उसी पे गया जिससे। सीधा शक उसी पे गया। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर पुलिस को बताई ये बात? हाँ जी, फिर पुलिस को बताई। मतलब उससे पहले अगले तीसरे दिन उस सरदार का फोन आया। अच्छा उसी का फोन आता है? हाँ। किसके पास आया? और ये पुत्रवधू ज्योति के पास। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे पास नहीं, उसी के पास आया और उसने बताया कि मैं और उमेश इस टाइम पे हम थे दोनों साथ बैठे हुए थे और मैंने तो 9:10 पे इसको रोहतक मैं छोड़ दिया था। हमने पूछा भाई कहाँ छोड़ दिया? बोले एक चौराहे पर छोड़ दिया था। भाई कौन से चौराहे पर? बोले नाम नहीं पता मैंने उस चौराहे का। और मेरी गाड़ी से ये कह कर उतर गया कि मैं अपने घर दोस्त के घर जा रहा हूँ, वहाँ रुकूँगा। और मैं गोहाना की तरफ निकल लिया पंजाब के लिए। अच्छा ये 3 तारीख को फोन आता है और दोस्त आते हैं 2 तारीख को, तो यहाँ पे जो है 4 को आता है। 4 को फोन आता है और दोस्त 2 तारीख को आ लिए थे। सरदार वाली जो बात है। अच्छा जो सरदार, एक चीज़ और मैं यहाँ पे देखो, शायद आपने पॉइंट नोट किया हो या ना किया हो, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा जिस टाइम पे वो दोस्त जो आ रहे थे, जो सरदार जी के बारे में उन्होंने बताया जिस टाइम पे कि वैसे ऐसे हमारा फ़ोन गया था, हमने पूछा था कहाँ है, उसने बताया कि सरदार जी कोई दोस्त आए हुए हैं, उनके साथ में बालंद गाँव में बैठा हूँ। ये फोन उमेश ने किया था, उन्होंने नहीं किया था पहले। जो भी उनकी जो बात हुई है, जो 2 तारीख को आके उन्होंने आपको बताया है कि ऐसे ऐसे सरदार जी के पास था वो दो उस टाइम पे, इस टाइम पे सरदार जी के पास था। तो ये जो बात है जो बता रहे थे, वो क्या ज्योति को पता लग गई थी? कैसे ऐसे उसके दोस्त आए हैं, उन्होंने सरदार का जिक्र किया है यहाँ पे, क्या ज्योति को पता लग गई थी? ना नहीं लग गया था जी। किसी से सुन लिया उसने? ना किसी से नहीं सुना। वो सिर्फ मेरी और उन दोनों लड़कियों के बीच में बात हुई थी और किसी को नहीं पता। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है जैसे कि वो जो बता रहे हैं दोस्त हैं, उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है और जो है ज्योति का और सरदार जी का जो है कनेक्शन आप लोग समझ गए होंगे। बाकी खुलासा जो है और 2 मिनट बाद जो है इस वीडियो में जो अंकल जी के मुँह से हम वो जो है वो चीज़ खुद सुनने को आप लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि ज्योति ने सुना, उसके बाद सरदार जी को उसने बताया कि ऐसे ऐसे आपका यहाँ पे जिक्र हो चुका है। उसके बाद सरदार जी ने फ़ोन करके ये कहानी बनाई हो कि भाई ऐसे ऐसे मैं गया था, लेकिन मैं वहाँ पे मेरी गाड़ी में था वो, और वहाँ पे उसको उतार दिया था। लेकिन उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ, नंबर ट्रेस वगैरह करवा के, क्योंकि शक जो है ज़्यादा बढ़ गया, पुलिस के पास जो है खबर लग गई वैसे ऐसे उनके साथ था वो। नंबर ट्रेस करने के बाद जो है वो पंजाब का जो उसका दोस्त था सरदार है, वो मतलब उसके साथ था वो। तो पुलिस ने शक के आधार पर फिर मतलब उसको
उठा ली। और ज्योति को भी उठाया फिर लगा लिया और ये इसका ज्योति का भी फोन ट्रेस पर प्रेस पे लगा लिया, दोनों से जो है पता लग गया वे दोनों संपर्क में। हाँ हाँ, दोनों संपर्क। अच्छा, अब जो है मामले का जो है खुलासा होता है, तो खुलासे में दोनों को उठाने के बाद ज्योति को भी उठा लिया, सरदार जी को भी उठा लिया। सरदार जी के साथ कौन कौन थे? सरदार जी के साथ उसके 2 दोस्त और थे, उनको भी उठाया है? उनमें एक फरार है, एक को उठा लिया। एक को उठा लिया। अच्छा, अब जो उठाने के बाद जो है कबूल भी किया होगा सरदार जी ने और ज्योति ने कबूल किया इस घटना को, क्या सरदार जी ने खुद अंजाम दिया? हाँ, सरदार जी ने ये बताया कि मैंने मतलब ज्योति से कहा वे तू मेरे साथ भाग चल। अच्छा अच्छा। ज्योति ने भागने से इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि मैंने अपने बाप की बेइज्जती हो जाएगी, मेरे बाप की। ठीक है, ठीक है, फिर सरदार ने कहा वे तू तलाक ले ले इनसे। ठीक है। तो उसने कहा मैं तलाक किस वजह से ले लूं, उन आदमियों में कोई कसूर नहीं। आप लोगों में? हाँ, ठीक है। ससुराल वालों में कोई कसूर नहीं, तो फिर मैं तलाक किस बहाने लूं। फिर ज्योति ने ये कहा कि सिर्फ एक विकल्प ये है कि तुम इसको हटा दो रास्ते से, और ये 13वीं वगैरह होने के बाद फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी और 5-4 महीने वहाँ रह कर फिर मैं तेरे से शादी कर लूँगी। क्या बात है। ये जो मामला है पूरा खुलासा जो है आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से एक महिला किसी अनजान आदमी के प्रेम प्रसंग में पड़कर और जो है ये भूल जाती है कि जिस आदमी के साथ जो है 7 फेरे लेकर ने वो उस घर में आई हुई है और उसके साथ वो किस तरह का वो छल कपट जो है करने लग रही है। फ़ोन पे जो है उससे पहले बातें कर रही है, उसके बाद वो आदमी उससे कहता है कि मेरे साथ शादी कर ले। फिर उसको परिवार की इज्जत का भी वैसे डर है, वहाँ पे परिवार की इज्जत का भी डर है, लेकिन खुद ही जो है उनको प्लान जो है पूरा जो है बना के बताती है कि ऐसे ऐसे जो है इसको उमेश को जो है रास्ते से हटा दो और फिर उसके बाद 13वीं के बाद घर चली जाऊंगी, 5-6 महीने के बाद शादी का प्रस्ताव रख लेना और फिर शादी हो जाएगी। लेकिन देखना यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो उनके दिमाग में इस तरह की बातें क्यों नहीं आती कि जब इस तरह का अपराध जो करते हैं तो बाद में वो पकड़े भी जाएंगे। पता नहीं क्यों जो है अपराध करते समय जो है दिमाग में ऐसी कौन सी जो नस है जो काम करना छोड़ देती है, जो ये पॉइंट ये नोटिस जो है नहीं देती नोटिफिकेशन है कि भाई ये अपराध हम करेंगे, इस तरह की घटना को अंजाम देंगे तो उसके बाद जो है उसका जो है रिजल्ट क्या होगा, फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। अब सभी जो है अरेस्ट हैं, सारी उम्र जो है जेल में जो है सलाखों के पीछे जो है उनकी ज़िंदगी गुजरेगी। अच्छा, अब जो है मायके वालों का क्या कहना है? जो ज्योति के मायके वाले हैं वो आपकी तरफ है या बेटी को बचाने में लगे हुए हैं, क्या कुछ है? मायके वालों का ये कहना है जी वो कल गए थे पुलिस में, बड़ौदा थाने में ये केस चल रहा है और वो हम गए थे, हम तो थे नहीं वहाँ। बाकी उसके बाप ने फिर कल आए थे, वो आज भी आए थे। उन्होंने ये कहा था कि मैंने तो पुलिस को ये कह दिया अब जो हमारी मतलब लड़की ने ऐसा मतलब अत्याचार किया है तो उसके को सख्त से सख्त सजा दी जाए और जो धारा नहीं लगी है ना वो भी धारा उनको लगा के और उसको जेल में सड़ा दिया जाए। भाई जो है धन्यवाद करते हैं उस बाप का जिसने जो है इस बाप के दर्द को जो है समझा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी बेटियां इस तरह की घटना को अंजाम दे देती हैं, क्योंकि ये स्टोरी हैं, ये कहानियां हैं, समाज में बहुत ज़्यादा दोहराई जाती हैं। दिन प्रतिदिन जो है इस तरह के क्राइम जो है बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन धन्यवाद है उस बाप का जिसने जो है मतलब इनका जो साथ देते हुए इनके बेटे को न्याय दिलाने के लिए अपनी बेटी को जो है सलाखों के पीछे ताउम्र पूरी उम्र के लिए सलाखों के पीछे जो है भेजने का जो निर्णय जो उस बाप ने लिया है और पुलिस प्रशासन को भी जो ये कहा है कि भाई सख्त से सख्त जो है कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। कोई धारा जो है बच भी गई हो वो भी धारा जो है इसके ऊपर लगा के और इसको सारी उम्र के लिए जो है इसको जेल में सड़ाया जाए। तो भाई धन्यवाद करते हैं उस बाप का। और ये जो पूरी जो क्राइम स्टोरी जो है आप लोगों ने जो सुनी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जो है इस तरह के जो है क्राइम जो है बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो है उपजते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो उनको पता लग जाए कि बाद में इस तरह का क्राइम करने के बाद जो है उसका अंजाम क्या होता है,
वो जो है उन लोगों को पता लग जाए। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। और जो है अंकल जी के लिए हम फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन बुज़ुर्गों को जो है ताकत दे, इस मुसीबत की इस घड़ी में जो है बड़े संघर्ष से जो है आगे की ज़िंदगी जो है इनकी बीतने वाली है। लेकिन वो कहते हैं परमात्मा का जब साथ होता है तो वो तो भाई जो होया जो भगवान, वो कहते हैं कि अंकल जी जो कुछ लिखा है हमारे भाग्य में वही बीतता है। अब एक 4 साल का पोता है जो है, उसी में जो है उमेश को आप लोग देखोगे, उसी को एक अच्छी परवरिश उसकी जो है आप लोग करोगे और आप लोगों का स्वास्थ्य बना रहे, ताकि अपने पोते को एक अच्छे तरीके से आप लोग उसकी परवरिश कर सकें। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और उमेश के लिए जो है उसकी शांति के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इन सब बातों के साथ जो है मैं लेता हूँ इजाज़त। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।